नमस्कार। आज स्टोरीज़ के दर्शकों को स्वागत करते हैं और जैसा कि पिछले एपिसोड्स में गुरु पंडिता मनीषा साठी जी के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी रहा है और अब तक का सफ़र मुंबई तक आ ठहरा है, जहाँ पे उन्होंने पंडित गोपी कृष्ण जी के यहाँ किस तरह शिक्षा पाई, उनके यहाँ परफॉर्मेंसेस किस तरह के होते थे और उनके एक्सपीरियंस टीचिंग और परफॉर्मेंस के मुंबई में कैसे रहे। और इसी मुलाकात को आगे बढ़ाते हुए अब ये सफ़र आ ठहरता है पूना में, जहाँ उन्होंने सबसे पहले अपनी मनीषा नृत्यालय की स्थापना की, लेकिन उसके लिए इंस्ट्रूमेंटल रहे उनके पति श्री राजेश साठे और उनकी माँ। और किस तरह ये इस सफ़र का ये सिलसिला शुरुआत हुआ और किस तरह उन्होंने टीचिंग मेथडोलॉजी डेवलप की, हम इस सफ़र की शुरुआत में ही ये प्रश्न करना चाहेंगे कि मनीषा जी, मुंबई के टीचिंग मेथडोलॉजी जो आपने एक्सपीरियंस की और पूना में आकर जब आपने अपनी क्लासेस नृत्य वर्ग शुरू किए, तब किस तरह का डिफरेंस आपको देखने को मिला और आपकी मंशा, आपके विचार उस मामले में क्या रहे? पूना आने के बाद 5-6 सालों के बाद मैंने नृत्य वर्ग शुरू किए। तब मन में थोड़ा डर भी था, लेकिन मैं बिल्कुल अपनी तरफ से तैयार थी, क्योंकि सिखाना ही था। मुंबई में जो सीख रही थी पंडित गोपी जी से, तो वहाँ तो उनका वरद हस्त था। जब सिखाती थी तब भी गोपी जी थे वहाँ पे, लेकिन ऐसे होता था कि अगर मुझे कुछ पूछना है तो किसी भी तरह से गोपी जी अप्रोचेबल थे। यहाँ आने के बाद पूरी जिम्मेदारी मेरी थी और मैं चाहती थी कि मैं जो काम कर रही हूँ उससे गोपी जी बहुत खुश होंगे और उन्होंने खुश होना है, उसी तरह से मैंने अपना नृत्य वर्ग डेवलप करना है। तो पहले दिन से ही मैंने तय किया था कि मैं परीक्षा पद्धति इस्तेमाल करूँगी और इसके 2 वजह है। एक तो ये है कि डिसिप्लिन, मुझे भी और बच्चों को भी। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेरी घर गृहस्थी, बच्चे और मेरे परफॉर्मेंसेस, इसमें बच्चे सफ़र हो। और मैंने ये पूना में भी, मुंबई में भी बहुत नृत्य वर्गों में देखा था, तो ये मैंने बिल्कुल तय किया था कि ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मैंने जब वर्ग शुरू किए तो हफ्ते में 3 बार, एवरी ऑल्टरनेट डे स्टूडेंट के लिए और मेरे लिए तो हर रोज़ एक्सेप्ट फॉर संडेज़। पहले दिन से संडे ये हमारा फैमिली डे था। तो नृत्य वर्ग शुरू करने के बाद ऐसे होता था कि 1-1 साल का अभ्यासक्रम होता था। तब हम गंधर्व महाविद्यालय की तरफ से परीक्षा देने के लिए सोच रहे थे। तो मैंने सोचा कि हर 2 साल में 1 साल का सिलेबस पूरा होना चाहिए और उसके लिए मैं बहुत फर्म रही कि अगर कोई भी आके कहे कि नहीं 1 साल में ही परीक्षा होनी चाहिए, तो मैं कहती थी कि ये 1 साल का अभ्यासक्रम है, इसका मतलब है आपने 1 साल अभ्यास करना है। ऐसे नहीं है, नहीं तो आप हफ्ते में 1 दिन सीखो और कहो कि हम 1 साल सीख रहे हैं, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मेरे लिए मायने वो रखता है कि आप कितने दिन सीख रहे हो और उस दिनों को काउंट करके आप कहो कि आप कितने साल सीख रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल मैंने पक्का कर लिया था कि अभ्यासक्रम तो चाहिए ही चाहिए और गांधर्व महाविद्यालय का अभ्यासक्रम बहुत सुंदर था तब। तो ये सिलसिला परीक्षा पद्धति का चालू रहा। मनीषा जी, अगला सवाल ऐसा है कि जब आपने पूना में एग्ज़ाम मेथड के तौर से जब स्टूडेंट्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया, तब प्रोसेस किस तरह रही और उसके लिए आपको क्या विचार करना पड़ा स्ट्रक्चर के माध्यम से? हाँ, सारा सिलेबस मुझे सचमुच स्ट्रक्चर करना पड़ा, क्योंकि जब गोपी जी के यहाँ सीखती थी तो सारे तत्कार की सीरीज़ थी, हस्तकों की सीरीज़ थी, तिगदा दिग दिग थई, तिगदा तिगदा थई थई, ता थई तत थई, इन बोलों की सीरीज़ थी। तो मैटर बहुत था फर्स्ट ईयर के लिए, लेकिन उसको स्ट्रक्चर करना पड़ा कि सिलेबस में जैसे होता है कि आमद है या ठाठ है या तोड़े है, चक्रधार तोड़े है, उस हिसाब से उसी सीरीज़ के रचनाओं को सीक्वेंस किया और जो कमी थी तो उसको निर्माण भी किया।
तो मुझे ऐसे लगा कि मैं खुद ग्रूम भी होती थी और बच्चों को सिखाने से मेरे में कॉन्फिडेंस भी आ रहा था, मैं ज़्यादा ग्रेसफुल बनती रही और ज़्यादा सारी रचनाओं को या हस्तकों की जो आमद कहते हैं उनको भी ज़्यादा सीधा करके या ज़्यादा एलैबोरेट करके मुझे सिखाने का मुझे आइडिया आ गया। तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि बच्चे थे सब 8 साल के थे। ये तो मैंने पक्का किया था और आज भी उसी को ही फॉलो कर रही हूँ कि 8 साल के पहले बच्चा नहीं सीखेगा। तो 8 साल का ही बच्चा होना चाहिए, 8 साल के आगे कितना भी जितनी जिसकी इच्छा है वो आ सकता है। और दूसरी बात कि मैं हफ्ते में 3 दिन सिखाऊंगी, 2 दिन या 1 दिन सिखाने से मेरा मन नहीं भरता है। तो ये 3 दिन वाला भी आज तक चल रहा है। अब 45 साल हो गए मनीषा नृत्यालय को, तो यही चलता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर करने से मैं सोचती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा क्योंकि उसको इतना अच्छा डिसिप्लिन आ गया। सो फर्स्ट ईयर से लेके जैसे कि बच्चे आगे बढ़ते गए उनके हिसाब से सब रचनाएं, गोपी जी का सिखाया हुआ, नवनिर्मिति, ये सब सिलसिला बच्चों के साथ ही बढ़ता गया। बिल्कुल। उससे बहुत शायद मेरे में प्रगल्भता आ गई, ऐसे मुझे लगता है। एक और सवाल जो महत्वपूर्ण होगा इस मुकाम पर कि जब आपने ट्रेनिंग शुरू किया तब आपके जहन में ये भी रहा होगा कि स्टूडेंट्स को परफॉर्मर के तहत से किस तरह उनको ट्रेन किया जाए, तो उसके लिए आपने कौन सी मेथड इवॉल्व की और क्या सिस्टम अपनाई? करेक्ट, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये बहुत मेरे लिए अहम है। पहले साल से मैंने बच्चों को रंगमंच दिया। नृत्यालय का वर्धापन दिन जब होता था तो हमने ऐसे हॉल में कभी नहीं किया, चाहे छोटा हॉल, लेकिन हमने रंगमंच पे उसकी प्रस्तुति की। तो जैसे भी नृत्यालय शुरू करने से पहले जो मैंने जैसे बताया, मेरी बहन के फ्रेंड्स या मेरे जो आजू बाजू में रहती थी बच्चियां वो आती थी, तो पहले ही शुरू करने से पहले उन्होंने 1.5 साल सीखा था। तो उसका प्रोग्राम हमने उद्यान प्रसाद कार्यालय में पुणे में किया था। छोटा सा स्टेज है, एक 200-300 कैपेसिटी है ऑडियंस की, लेकिन वो बहुत अच्छा रहा और हमारे लिए बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला रहा। तो मैंने उसी साल से तय किया था कि मैं बच्चों को रंगमंच पे एनुअल प्रोग्राम के दिन लाऊंगी, उनको ऑफिशियली उनके लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करूंगी उनके प्रस्तुति के हिसाब से और उनको वही म्यूजिशियंस दूंगी जो अच्छे खासे हैं, बिगिनर्स से काम नहीं चलाऊंगी, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस उनके लिए दूंगी ताकि लाइट साउंड सब जैसे कि एक परफॉर्मेंस रहता है उस तरह से ये पहले साल से हमने सोचना शुरू किया और मुझे लगता है कि उससे विद्यार्थिनियों को बहुत फ़ायदा हुआ। क्योंकि देखो सीखने में ऐसे भी है ना, जब बचपना होता है तो आगे जाके इसका क्या होने वाला है ये शायद उनके माता पिता को पता चलता है, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं पता चलता है। वो देखते हैं यहाँ वहाँ गैदरिंग्स में देखते हैं या उस ज़माने में भी टीवी पे देखते थे तो ऐसे डांस होता है या सिनेमा में देखते थे, लेकिन उसके अलावा जाके हम क्या करेंगे, इसके लिए उनको आहिस्ता आहिस्ता माइलस्टोन्स तक ले जाने वाली बात इस एनुअल फंक्शन से शायद शुरू हुई और बहुत सक्सेसफुल रही। इस बात पर, इस पॉइंट पर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत रोचक लगा। आपने कहा है कि आप स्टूडेंट्स की कैपेसिटी और उसकी टैलेंट के हिसाब से रचनाक्रम डिसाइड करती थी और किस तरह की रचना चुननी चाहिए, और ये प्रोसेस पिछले 45 साल ऐसी ही रही है जहाँ पे हर बार आप कोशिश करती हैं कि किस स्टूडेंट या किस बैच के लिए किस तरह की रचना चुनी जाए, उस बारे में हम जानना चाहेंगे। करेक्ट। इसमें मेरे 2 विचार रहे। एक विचार तो ये रहा कि जो मैंने पहले साल किया है, बच्चों को सिखाया है या मैंने खुद ने किया है, वो मैं कभी रिपीट नहीं करूँगी। और इस 45 साल में 45 आइटम्स या प्रस्तुतियाँ भी हमने रिपीट नहीं किए हैं। ताल है अनगिनत या वही
त्रिताल, जपताल, एकताल, रूपक, धमार के साथ साथ बहुत सारे अनवट ताल किए हैं। रास्ताल है, गजझंपा, शिखर, मत्त, गणेश ताल, ब्रह्मयोग ताल तक 27 मात्राओं की ताल तक प्रस्तुतियाँ होती रहती हैं। तराना है, सरगम है, चतरंग है। ये तो टाइटल वही है, लेकिन जो अंदर का उसका जिस्ट है वो हर बार अलग अलग रखा है। तो ये बिल्कुल मैंने तय किया था कि यहाँ रिपीट नहीं करूँगी, ताकि ये सहूलियत है ना, कि मैंने शायद फर्स्ट ईयर को इस बार इस ग्रुप को ये सिखाया है, अब नेक्स्ट ईयर ये ग्रुप तो सेकंड ईयर को जाएगा, और फिर फर्स्ट ईयर के लिए जो आती है बच्चियाँ उनको वही सिखा दो, चलो काम हो जाएगा। ये मैंने अपने लिए कभी भी सहूलियत नहीं ली। हर साल मैं उनके लिए सब नया बनाती रही। और जैसे आपने छेड़ा कि उनके टैलेंट के या वकूफ़ के हिसाब से, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे मैं देखती आई थी कि एक दो तोड़े, एक दो रचनाएं बिगिनर्स के होने के बाद कई नृत्य वर्गों में मैंने देखा है कि बहुत लंबी चौड़ी और पखावज की या तो कुछ नर्तकों के लिए जो रचनाएं बनती है वो बच्चों को सिखाई जा रही है। ना बच्चों को उसका सौंदर्य कहता है, ना इंट्रिकसी समझ में आती है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है वैसे वो सिखाने में। और इसलिए इसके लिए मैं ये गोपी जी की जो सीरीज़ है उसको बार बार दोहराती हूँ कि उन्होंने इतना सोच समझ के ये सीरीज़ बनाई है, ताकि जैसे बच्चा बड़ा बड़ा हो जाता है, उसकी बुद्धि बढ़ जाती है, उसकी आकलन शक्ति बढ़ जाती है, उसके हिसाब से ही ये रचनाएं उसको मिलनी चाहिए। तो जैसे कि है ना कि हर कोई पालक चाहता है कि मेरी बच्ची रंगमंच पे अच्छी दिखे और आगे काम करे, इट्स ए ह्यूमन नेचर। तो मैंने ये सोचा कि हर कोई बच्ची ऐसे फॉर्मेशन में आगे लाए कि उनके पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगे और आनंद मिले, बच्ची को भी और उसके माता पिता को भी। तो कई बार ऐसे होता है कि शायद समझो 6-7 लड़कियां एक बैच में हैं, तो उनमें से सब तो डांस के लिए पैदा नहीं होती है। कोई सिर्फ आनंद के लिए सीखती है, कोई घर में माता पिता भेजते हैं इसलिए सीखती है, और कई थोड़ी लड़कियां ऐसी होती है कि जिन्होंने डांस करना ही है। तो वो जो दूसरी बात है कि पेरेंट्स ने भेजा इसलिए सीखती है, तो उनका अगर समझ उनकी कम है, तो जब उसको मैं आगे लाती हूँ तो उसको जहाँ तक वो पहुँच सकती है उतने ही हस्तक या फुटवर्क या बिल्कुल जो सब संचलन है वो मर्यादित कर देती हूँ, ताकि वो सही करे, देखने में मुझे आनंद लगे और ऐसे नहीं लगे कि ये कुछ भी कर रही है आगे आके, उसके पल्ले भी नहीं पड़ रहा है और आगे आके कर रही है, ऐसे भी नहीं लगना चाहिए। तो ये मैं बहुत देखती हूँ, और मेरा क्या बोलते हैं, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स जो सिखाते हैं वो भी इसी को फॉलो करने में अब तैयार हुए हैं। क्योंकि ये क्या है ना, ये शास्त्रीय नृत्य कला आम इंसान तक पहुँचानी है। तो कभी गुणीजनों के लिए काम करना है, कभी मासेस के लिए काम करना है। तो ये सारा मद्देनज़र रखते हुए आप कैसे काम कर रहे हो और क्लास के लिए कैसे काम कर रहे हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कोरियोग्राफी के नज़रिए से मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आपने वर्कआउट की होंगी, और कोरियोग्राफीज़ के रिलेटेड स्टोरीज़ तो आपके पास भंडार होगा। तो सच में। तो हम ट्रेनिंग से अब निकलें अब कोरियोग्राफी की तरफ। तो आपकी सबसे पहली ग्रुप प्रेजेंटेशन और फिर वहाँ से आपका सफ़र किस तरह शुरू हुआ और कैसे कैसे मोड़ों तक आप किस किस मुकाम तक पहुँचते गए? देखो परिमल, जैसे मैंने कहा कि पहले साल से तय किया था कि बच्चों को स्टेज पे लाना है, तो वहाँ मैं तो नहीं कहूँगी कि उसको कोरियोग्राफी या संरचना की, लेकिन कुछ डिज़ाइन तो ज़रूर किया था। हाफ सर्कल में बच्चे आए थे, या तो सर्कल में आए थे, या तो स्ट्रेट लाइन में आए थे। उन्होंने एंट्री और एग्जिट पहले साल से की थी, या तो पोज लेके बैठे थे। तो ये संरचना का पहला स्टेप मैं समझती हूँ, या कोरियोग्राफी का, जो मुझे किसी ने सिखाया नहीं। और उस वक्त शायद
बहुत कम देखने को भी बहुत कम मिलता बिल्कुल। था। और जैसे गोपी जी ने कहा कि उनको बहुत सारे आइडियाज़ खुद के नृत्य प्रदर्शन में आई जो इंग्लिश सिनेमा से उनको आई वगैरह। तो मेरी शादी भी जैसे मैंने कहा बहुत कम उम्र में हुई, मेरे बच्चे हुए, सो ये सब संभालते हुए मुझे कुछ ऐसे सिनेमा विनेमा भी देखने के लिए टाइम नहीं था। तो जो भी कुछ करना था खुद सोचने करना था। और मेरे घर के जो बहुत अच्छे क्रिटिक्स थे, मेरी मम्मा और मेरे पति, उनके सामने प्रूव करना था कि ये जो भी मैं कर रही हूँ बहुत अच्छी तरह से हो रहा है या अच्छा दिख रहा है। तो शायद ऐसे मुझे लग रहा है कि वो मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा काम कोरियोग्राफी की तरफ जा रहा था, लेकिन कोरियोग्राफी तो उससे नहीं कहनी चाहिए। तो ये डिज़ाइनिंग ग्रुप का पहले साल से शुरू हुआ। तो पहले साल के लिए कुछ दीप नृत्य था, या उस ज़माने में बहुत ही प्रसिद्ध था जो पूजा नृत्य कहते थे। या लेकिन मैं खुश नसीब और बहुत भाग्यशाली रही हूँ कि पहले साल से मुझे इतने बड़े बुज़ुर्ग म्यूजिशियंस का साथ मिला और उनका आशीर्वाद मिला। जैसे मैंने बताया कि मेरी मम्मा नाट्यशास्त्र का भी अभ्यास करती थी और वो पंडित त्र्यंबकराव जानोरीकर जी की शिष्या थी। तो पंडित त्र्यंबकराव जानोरीकर, मधुकर गोळविलकर, श्रीयुत पोरे, पहले ज़माने में पोरे जी का पहला संगीत नियोजन मुझे करने को मिला, जो था उन्होंने किया झपताल में और 5 अलग अलग रागों में। क्या बात है। बिलीव मी कि उसका महत्व भी मुझे इतना नहीं पता था, या मुझे ये भी नहीं पता था कि राग बदलते हैं तो मैंने कुछ अलग सा काम करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मैं बच्चों को सिखाते गई और जैसे जैसे मैं सुनती गई कि ये अलग राग है, यहाँ लिखा है ये पटदीप है, ये देश है, ये यमन है, तो मेरा अभ्यास करना शुरू हुआ। और तो मेरी मम्मा की बात मैंने मानना शुरू किया कि मैं गाना सीखने लगी। बाकायदा मैंने गाना सीखना शुरू किया, उससे मुझे बहुत मदद हुई ऑफ कोर्स। तो ये जो पहली कोरियोग्राफी थी दीप नृत्य, ताल झपताल और 5 अलग अलग तालों में, तो उसको रागमाला कहते हैं, ये भी मुझे नहीं पता था। ये भी पोरे जी ने मुझे बताया कि इसको रागमाला कहते हैं। तो मैंने बोला हाँ ज़रूर करेंगे, और बिल्कुल बच्चों को हाथ में दिया। हाथ में दे के मैंने बोला कभी उसको पकड़ना नहीं है, ये चीटिंग करना ही नहीं है, अगर तुम उसको पकड़ नहीं रही हो तुम आइटम नहीं करोगी, ऐसे थ्रेट दिया था। लेकिन मुझे पता था कि ये सिर्फ थ्रेट ही है, ऐसे थोड़ी ना कभी होता है। जब 7 ही बच्चे हैं तुम्हारे पास तो थ्रेट दे के भी क्या करोगे। तो ऐसे था कि उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी। 8 साल से लेके मुझे ऐसे लग रहा है कि याद आ रहा है कि कुछ 16-17 साल तक की लड़कियां थी, मेरी बहन भी थी उसमें, सीमा। तो ये आइटम बहुत अच्छा रहा, म्यूज़िकली बहुत अच्छा रहा और विजुअली भी अच्छा रहा, क्योंकि वो दीप थे हाथ में और बच्चों को कैसे कैसे घुमाया था, स्टेज कवर करवाया था, और ये जानबूझ के किया था। और शायद ये स्पेस का विचार करने का पहला स्टेप था। उसके बाद हमने ये म्यूज़िक रिपीट किया, लेकिन कभी हस्तकों के लिए किया, कभी जो दूसरा एक ग्रुप शायद बाद में जब आया तो उसको प्रॉप्स दूसरे दिए और करवाया। ये 2-3 बार हमने म्यूज़िक रिपीट करवाया। इतना वो आजकल के ज़माने का भी म्यूज़िक हो सकता है। तो मनीषा जी, ये तो रही स्टूडेंट्स की तरफ से उनके साथ ट्रेनिंग के साथ उनके एनुअल फंक्शंस के लिए आपने किए हुए एक्सपेरिमेंट्स, उसमें हुए एक्सप्लोरेशंस और लर्निंग्स। लेकिन उसके बाद प्रोडक्शंस का एक सिलसिला आपका शुरू हुआ, और वो किस तरह हुआ? क्योंकि प्रोडक्शंस के मामले में जो हमें पता चला है उसमें बहुत एक हार्डकोर साइंस बेस्ड प्रोडक्शंस भी आपने किया है, हार्डकोर जो मराठी ऑडियंसेस के लिए अप्रिशिएटिव हो सके ऐसे भी प्रोडक्शंस किए हैं, और फिर उसके परे जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं वो भी रहे हैं। तो प्रोडक्शंस का ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और आपके उसमें क्या अनुभव रहे? देखो, जो बच्चे मेरे पास 75 से सीखने आए थे वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहे थे, और
मेरे प्रोग्राम में मैंने उन्हें 83 में लेना था। और मेरी एक स्कूल की टीचर थी मिसेस लिमये करके, उन्होंने ऋतु चक्र करके एक काव्य लिखा था जो मराठी में था। उसमें मराठी फेस्टिवल्स और मराठी ऋतु इनका बिल्कुल सहयोग था, मिलाप था। और शायद उसका संगीत भी उन्होंने किया था, तो मुझे ऐसे मिला वो आइटम। और जब मैंने पढ़ा तब तक मैंने मराठी में कुछ कोरियोग्राफी नहीं की थी। तो आपकी सबसे पहली मराठी कोरियोग्राफी थी। और मुझे डर लग रहा था कि पूना के लोग क्या कहेंगे, इतने बुजुर्ग कलाकार हैं, वो क्या कहेंगे। मुझे ये पता नहीं था कि सारे करते हैं, क्योंकि मैंने देखा नहीं था। तो जब किया तो मेरी मामा ने कहा कि ये अच्छा मौका है तुम्हारे लिए, इतनी बड़ी कोरियोग्राफी बन सकती है, तो तुम ज़रूर करो इसको। तो फिर उसको बहुत सोच समझ के किया, जैसे कि सारे ऋतु, ग्रीष्म, शिशिर, बसंत, सारे 6 ऋतु, 6 फेस्टिवल्स दिखाने थे। लेकिन ये करने में भी मुझे बहुत मज़ा आया। और भाग्यशाली मैं इसलिए रही कि जो स्टूडेंट्स का जो ग्रुप था, 6 लोग थे उसमें मेरी बेटी शांभवी भी करना शुरू किया उसी वो भी तो 13 साल की थी, 13-14 साल की थी वो। नहीं 11 साल की, 83 में तो 11 साल की थी वो। तो उसको भी मैंने लिया उसमें। तो बहुत मुझे आनंद आता था कि उसको भी मैं सिखा रही हूँ ग्रुप के साथ। और एक बात बिल्कुल हमारे घर में इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि चाहे खुद का बच्चा है तो भी कभी किसी को कवर नहीं किया गया। अगर शांभवी भी है, अगर दूसरी भी शिष्या है, सब एक जैसे। तो इस ट्रेनिंग से शांभवी बहुत अच्छी तरह से ट्रेन हुई, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि उसके लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर था ही नहीं। जो और सारों के लिए नियम है वही सारे नियम शांभवी के लिए थे। तो ये एक था। और इस ऋतु चक्र के हिसाब से ऐसे होने लगा कि जहाँ भी मैं प्रोग्राम करने जाती थी, इन 6 बच्चियों को ले जाती थी। तो ऑडियंस के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा रहा, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और सबसे ज़्यादा अच्छा रहा होगा ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको इतना अच्छा एक्सपोजर मिलने लगा और वो बहुत आनंद से रियाज करना शुरू किए। वैसे मेरे पास वक्त नहीं था बच्चों के रियाज के लिए, लेकिन जब भी उनको, ये सारी लड़कियां भी स्कूल में जाती थी तब, तो सैटरडे में स्कूल होने के बाद वो तुरंत आती थी, या तो सैटरडे 4 से 6 बजे तक क्लास से पहले आके मेरे सामने खड़ी होती थी। और ये भी पता नहीं था कि गोपी जी की रियाज की स्टाइल अलग है। अब मैं बच्चों को ये जो अब भी इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं और मैं भी उतना वक्त उनके लिए निकाल पा रही हूँ, तो मैंने उनसे क्या करवाना है। अगर मैं एक एक घंटा उनको तत्कार करवाती तो ना मेरे पास टाइम है ना उनके पास टाइम है। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा हस्तक की तरफ ध्यान दिया और थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंटेशन की तरफ ध्यान दिया। हमारे घर में एक छोटा सा मिरर हुआ करता था, तो मैंने बोला अपना एक टर्न ले लो, उसके सामने खड़े रहो और देखो कि तुम्हारे हाथ कैसे जा रहे हैं, तुम्हारी नज़र कैसे जा रही है। और इससे शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि नज़र की एक विशिष्ट तरह की फेक जो आजकल के ज़माने में नहीं दिखाई दे रही है, वो शायद उस ज़माने में डेवलप हुई मेरे में। क्योंकि मैं ऐसे चाहती थी कि नज़र सॉफ्ट हो, ऐसे नहीं होना चाहिए कि बहुत मिजाज उसमें दिखे या बहुत गुरूर दिखे, या ये उसके मैं खिलाफ थी। तो शायद ये अच्छी तरह से एक बच्चों के लिए एक दिशा मिल गई, ऐसे मैं सोचती हूँ। तो ये जब ऋतुचक्र हुआ तो ये साल था 83, और जैसे ऋतुचक्र के जैसे छोटे 5-6 ऋतुचक्र तो बहुत बड़ा था, 15-20 मिनट का था, तो छोटे मोटे 5-7 मिनट के तो बहुत सारे हो चुके थे। तो जब 11वां साल था तो बहुत मन में ऐसे हो रहा था कि गोपी जी ने आना है, गोपी जी का आशीर्वाद चाहिए। सिर्फ फ़ोन पे बात होती थी, या तो फिर वहाँ जब भी मुंबई जाते थे तब चरण स्पर्श करके आते थे। पहले 4-5 साल मैं गोपी जी के 22 अगस्त के प्रोग्राम के लिए भी जा चुकी, लेकिन बच्चों के बाद हार्डली 2 बार मैं जा पाई।
तो उसके बाद वो बंद हो गया कि गोपी जी का सिखाया हुआ सीखना है और 22 अगस्त को परफॉर्म भी करना है, ये भी बंद हो गया। फिर मैं चाहती थी और भगवान ने मेरी बात सुनी और 86 में जब 11वां साल था मनीषा नृत्यालय का, तो गोपी जी ने मान लिया कि वो आएंगे ये कार्यक्रम देखने के लिए। तो उस कार्यक्रम की जब तैयारियां शुरू हुई तो हमने उसका नाम रखा नृत्य सागर मंथन। क्या बात है कि जैसे अमृत मंथन से 14 रत्न आ गए, तो 10 सालों में 11 सालों में मैंने जो काम किया है उसमें से गिने चुने 11 आइटम्स गोपी जी के सामने प्रस्तुत करने हैं। तो यह तय किया। और एक बात मुझे याद आ रही है कि जैसे कि मैं पुणे आई, आहिस्ता आहिस्ता मेरा फोक प्रस्तुति तो बंद ही होने लगी थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैंने गोपी जी को भांगड़ा दिखाना ही है। तो मैं, मेरी बहन पूनम, मेरी पहली स्टूडेंट मंजिरी, और याद नहीं आ रहा है मुझे, तो ये क्योंकि ये सारे मेरे साथ अब भी काम कर रहे हैं, तो ये इन सारों को लेके मैंने वही भांगड़ा जो सीखा था गोपी जी से, वही भांगड़ा की प्रस्तुति की। और सारे पहले क्लासिकल दिखाया तो बहुत गोपी जी को अच्छा लगा। मैंने ड्यूएट किया शांभवी के साथ, वो भी उनको बहुत अच्छा लगा। और एक चतरंग शायद उसी ज़माने में मैंने किया था जो मधुकर गोळवलकर जी और त्र्यंबकराव जानोरीकर जी ने मेरे लिए कंपोज किया था। गावती राग में था, उसमें 3 काव्य और 3 सरगम और 3 तराना ऐसे अल्टरनेट जाता था। वो शायद मैंने शांभवी के साथ किया और शांभवी को कृष्ण बनाया। और ये मीराबाई की है, होरी 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 खेलत नंदलाल, तो इसको गावती राग में कंपोज किया था और गाया था। मुझे ऐसे याद अभी आ रहा है, पहली बार गाया था डॉक्टर शशिकला शिरगोपीगर जी ने, फिर बहुत सारों ने गाया, लेकिन अब शायद गाया था डॉक्टर सुधा देव, ये इंगले बुआ जो बुज़ुर्ग गायक है उनकी बेटी थी, उन्होंने गाया था। तो ये रचना गोपी जी को बहुत अच्छी लगी और इससे मुझे एक उनकी शाबाशी क्या मिली मैं बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि मनीषा, ये रचना तुमने वहाँ आके अपने क्लास में सिखानी चाहिए। तो मैंने बोला जी हाँ गुरुजी, ज़रूर सिखाएंगे। क्या बात है। ये बहुत अच्छी बात थी मेरे लिए कि उनको ये बहुत इंटरवल में ही उन्होंने कहा। तो फिर फेलिसिटेशन वगैरह होने के बाद हमने लास्ट में भांगड़ा किया। तो गोपी जी ने बोला कि नहीं नहीं, मुझे फिर से स्टेज पे आना है। तो जब भी वे स्टेज पे आए तो बताया कि मुझे ऐसे मनीषा को देख के, क्योंकि मैं गोपी जी का रोल कर रही थी, पूरा मेल आउटफिट और बिल्कुल मेल, और ममा भी थी ड्रामा से, मेरे हस्बैंड भी ड्रामा से थे। तो रिहर्सल के वक्त बस 4 आंखें हमारी तरफ लगी हुई रहती थी कि थोड़ा भी अगर फेमिनाइन टच वहाँ आता है तो हमें रुकवाते थे कि क्या फीमेल जैसा कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है, ये नहीं चलेगा, फिर मत करो भांगड़ा तुम। यहाँ तक बिल्कुल हमारे यहाँ मत करो तक आके ही रुकता था सब जो होता था झमेला। तो बहुत कष्ट उठा के वो मेल पार्ट किया था हम तीनों ने। और फिर गोपी जी बोले नहीं नहीं, मुझे स्टेज पे आना है। तो मैंने बोला बस अब गए काम से, क्योंकि पहले गोपी जी को बिना पूछे किया था भांगड़ा, उनको ये मैंने बताया नहीं था कि मैं ही मेल आपका रोल मैं कर रही हूँ, ये भी उनको पता नहीं था। तो मैंने बोला, और गोपी जी इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि ऐसे नहीं है कि मेरा ऑडियंस है, तिलक स्मारक खचाखच भरा हुआ है तो शायद मैंने ये बोलना नहीं चाहिए ऐसे वगैरह कुछ नहीं उनके दिमाग में कभी आएगा भी नहीं। तो उन्होंने बिल्कुल स्टेज पे आए, माइक लिया। मैं क्या बताऊं आपको, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं ही स्टेज पे भांगड़ा कर रहा हूँ। क्या बात है। तो मेरे लिए बस आंखों में पानी आ गया, या इतनी अच्छी कॉम्प्लीमेंट मिल गई मुझे। और मैंने कहा कि जहाँ मुझे ऑकेजन है मैं ये भांगड़ा ज़रूर करूँगी, चाहे किसको अच्छा लगे चाहे न लगे, लेकिन ये मेरी गोपी जी की बात है, उनका सिखाया हुआ है, तो मैं ये ज़रूर करूँगी, उनका नाम लेके करूँगी। और आपको ताज्जुब होगा, अभी इस 45 साल के प्रेजेंटेशन के लिए हमने फोक डांस फेस्टिवल की थी। क्या बात है। और उसमें भी मैंने वही रोल किया था भांगड़ा में। और
किसी को पता नहीं चला था जब मुझे कॉम्पियर ने भांगड़ा के बाद फिर से स्टेज पे बुलाया। किसी को पता भी नहीं चला कि मेल रोल कर रही थी आप। मैं मनीषा और मैं ये मेल रोल कर रही हूँ। बिल्कुल। तो ये गोपी जी की देन है और ये मेरे राजस की और मेरी माँ की देन है। सो 100% मार्क्स और कॉम्प्लीमेंट्स गो टू दैट।